हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, ये जो चैनल है वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। हमने आरबीआई की फाइनेंस की सीरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। हमारे पास 2 या 3 लेक्चर्स हैं, वो मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द अपडेट करूँगा, क्योंकि अभी मैं अपने ट्रैवलिंग फेज़ में हूँ। बट स्टिल मैं आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ले आ रहा हूँ। मैंने अपना लैपटॉप जो है वो कैरी नहीं किया हुआ है, मैंने अपने मटेरियल्स कैरी नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा। बट हाँ, जहाँ भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दोस्तों, आपकी आरबीआई के जो एग्ज़ाम्स हैं, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि आरबीआई के एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं सर, या सेबी नाबार्ड के नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं। दोस्तों, इरिस्पेक्टिव ऑफ नोटिफिकेशन, मैं आपसे ये डेफिनेटली अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, और तब आपके पास टाइम नहीं होगा। अभी जो टाइम है उसमें आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे ब्रशअप कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए अच्छे से। तो ये जो चैनल है, हमने इसीलिए, हमारा मेन एम यही है कि आपकी आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम्स के पहले आपकी जो फेज़ 2 और फेज़ 1 की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कवर करा देंगे। तो अगर आप इस चैनल में अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप आगे भी बने रहिए, क्योंकि ये चैनल आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है दोस्तों जो इतने अच्छे से, जो इतने प्यार से आपको फ्री कंटेंट है, वो भी फेज़ 2 के। मैंने हर जगह सर्च कर लिए, आपके पास फेज़ 2, आप भी खुद जानते होंगे कि फेज़ 2 के कंटेंट्स मिलना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अब ये जो मुश्किल है उसे हम ख़त्म करने आ गए, गवर्नमेंट जॉब मास्टरी उसे ख़त्म करने आ चुकी है। तो दोस्तों, कल जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ा, आज हम देखेंगे कि अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व होते गया, मैनेजमेंट के बारे में थिंकिंग, लोग पहले क्या सोचते थे मैनेजमेंट के बारे में, और वो धीरे धीरे सोच में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आज से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए दोस्तों, आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक है अपना अर्ली पर्सपेक्टिव्स, ये सब हम देखेंगे। बट ये आज सारा इसी क्लास में नहीं होगा, इसके हम 2-3 लेक्चर्स लेंगे, तो सब कुछ पढ़ते रहेंगे। जैसे अर्ली पर्सपेक्टिव्स, पहले लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था मैनेजमेंट को रिलेटेड, मतलब प्री साइंटिफिक एरा यू कैन कॉल दैट। फिर क्लासिकल मैनेजमेंट क्या है, फिर नियो मतलब नया नया क्लासिकल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट थ्योरीज ही है ये सब, बट कैसे कैसे ये इवॉल्व होते गई। फिर बिहेवियर साइंस अप्रोच क्या होती है मैनेजमेंट में, साइंस का कैसा टर्म घुसा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशन रिसर्च, फिर मॉडर्न मैनेजमेंट, अब के ज़माने में हम लोग मैनेजमेंट को क्या मानते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक लेक्चर में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, हमें 2 या 3 लेक्चर्स हम लेंगे। बट हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ ये टॉपिक कवर कर लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट में आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स तो यहाँ से कन्फर्म आ जाएंगे। 50 में 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स बहुत होते हैं, है ना। तो चलिए, तो दोस्तों, जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो कोई इंसान था, वो अगर मैनेजमेंट को थोड़ा क्लासीफाई कर पा रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, उसका एक मॉडल बना पा रहा था, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल बना पा रहा था, तो वो और कोई नहीं, नन अदर देन चार्ल्स बेबेज थे। उन्होंने मैनेजमेंट को एक मॉडल में कन्वर्ट किया, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया। उन्होंने कहा कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, क्यों ना हम उन लोग कितना काम करें उसको क्वांटिफाई कर दें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। कोई भी एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो है वो आज 10 यूनिट का काम कर पा रहा है, एम्प्लॉय बी ने आज 8 यूनिट का काम किया, ठीक है। तो आपने से क्वांटिफाई कर दिया कि आज उसने पूरे दिन 10 यूनिट का काम किया और बी ने 8 यूनिट का काम कर दिया। तो इन्होंने क्वांटिफाई किया मैनेजमेंट को कि हाँ, मैनेजमेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो थी, क्या हुआ, इनके मॉडल के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ने लग गए जो वेलफेयर के बारे में भी सोचते थे, ट्रेड यूनियंस के बारे में सोचते थे, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में भी सोचते थे। तो ऐसे लोग भी जुड़ने लगे, और जो ऐसे लोग थे वही चार्ल्स बेबेज के बहुत बड़े क्रिटिक भी बने। उन्होंने कहा कि चार्ल्स बेबेज का जो मॉडल है वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसान मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क करे, चाहे उसके माइट भी वो पर्सनली फिट ना हो, माइट भी वो मेंटली फिट ना हो, मेंटली इल हो, उसे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, करके वो काम नहीं कर पा रहे हो। ये सब जो बेनिफिट्स, ये सब जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो चार्ल्स बेबेज के मॉडल में
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर था और वो बहुत मिसिंग चल रहा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो जैसे ही दोस्तों चार्ल्स बेबेज के जो क्रिटिक्स थे वो बढ़ने लगे, लोगों को लगने लगा कि जो इनका मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड है, ये वुमेन को, ये एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। इनके मॉडल में कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनके बेनिफिट से रिलेटेड कुछ बातें ही नहीं है। ये मॉडल एम्प्लॉयज़ के लिए तो एकदम वेस्ट है। तो तभी एक उभरते हुए इंसान आते हैं जो कि रॉबर्ट ओन्स। इन्हें हम फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अप्रोच जो थी वो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल थी। ये सोचते थे एम्प्लॉयज़ के बारे में कि हाँ, एम्प्लॉय अगर काम नहीं कर पा रहा है तो उससे कुछ रीजंस हो सकते हैं। एम्प्लॉय पे हमें फोर्स नहीं डालना है। एम्प्लॉय की अपनी एक सोशल लाइफ भी है, एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स हमें देना चाहिए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो हाँ, एम्प्लॉयज़ उसका एक पार्ट है। अगर एम्प्लॉयज़ है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें थी दोस्तों वो बढ़ती गई। उन्होंने एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय वेलफेयर को एक टर्म दिया। थोड़ा सा ये साइंटिफिकली अलग था, रादर ये एक सोच के ऊपर, ये मेंटल सोच, वो एक सोच परिवर्तन करना चाहते थे कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी हो सकता है। ठीक है, बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ये जो इनकी अप्रोच थी वो थोड़ी सी आर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थी। ये एक मॉडल को थोड़ा दूर रखते हुए एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहते थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया ट्रेड यूनियंस के कॉन्सेप्ट को। इनके अप्रोच के कारण ट्रेड यूनियंस के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन में ऐसा होता है कि एक गठन होता है, एक कमेटी होती है, जिसमें सारे जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना एक नेता चुनते हैं। जब वो नेता चुनते हैं तो जो नेता होता है वो पूरे वर्कर्स के बिहाफ में उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है कि हमें ये बेनिफिट्स चाहिए। कोई भी दो वर्कर अगर सेम काम कर रहे हैं तो हमें इक्वल पे दो, पे में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप किसी को भी सुपीरियर एडवांटेज नहीं दे सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन इक्वली। यू हैव टू पे देम इक्वली फॉर द वर्क विच दे आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू द वर्क विच दे आर डूइंग। तो ये मेन कॉन्सेप्ट भी किसके कारण है, वो है रॉबर्ट ओन्स के कारण। तो अब दोस्तों इसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं जो कि जेम्स वॉट जूनियर और मैथ्यू रॉबिन्सन बोल्टन। तो इनकी जो बात थी दोस्तों, इनकी खासियत ये थी कि ये जो मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में ये अपनी जो ला रहे थे, ये एक ब्लेंड था, ये एक मिक्सचर था दोनों का, चार्ल्स बेबेज और रॉबर्ट ओन्स का। ठीक है, इन दोनों का ये मिक्सचर था। तो इसमें इन्होंने प्रोडक्शन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, मेंटेनेंस, प्लान्ड मशीन लेआउट, प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, पास योर कंटेंट फॉर पर्सनल, स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, फोरकास्टिंग और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, ये सब के बारे में बात किया। अब देखो, आप जब भी कुछ मैनेजमेंट करते हो, जैसे कल ही हमने पढ़ा था, आप पहले प्लानिंग तो करते हो उसके बारे में, प्लानिंग करके कुछ लेआउट बनाते हो, है ना, हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में। तो इसमें इन्होंने बताया कि आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, फिर कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप कुछ कार बना रहे हो, उस कार में कुछ इंजन्स है, उसमें कुछ नट्स रखते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक कार तो नहीं बना रहे, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारी कार्स बन रही है। अब नट्स, वही नट्स लगेंगे दोस्तों, दूसरी कार में भी वही नट्स लगेंगे, तीसरी कार में भी वही नट्स लगेंगे। तो आपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक ही चीज़ बनाई आपको, और उसको बहुत ज़्यादा बनाया, एक ही चीज़ को बनाया और एक ही चीज़ आप सब में यूज़ कर रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स। फिर आपने बना दिया, आज आपने बना दिया तो उसको आप मेंटेन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज बना दिया ख़त्म हो गया, आपको ये रेगुलर प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कल हमने पढ़ा है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसको मेंटेन भी करोगे, फिर मशीन लेआउट को प्लानिंग भी करोगे, फिर आप वेलफेयर के बारे में भी देखोगे एम्प्लॉयज़ के कि हाँ डेफिनेटली कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो सही से रह रहे हैं कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं। जो हमने अभी बेनिफिट्स रॉबर्ट ओन्स के बारे में, ओन्स की जो मॉडल थी, वो जो उन्होंने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में कहा, वो भी हम इसमें ला चुके हैं। फिर साथ ही साथ आपने चार्ल्स बेबेज का मॉडल पढ़ा जो कि साइंटिफिक थ्योरी थी, उसमें हमने मार्केट रिसर्च और फोरकास्टिंग। मार्केट रिसर्च क्या होता है दोस्तों, STP मॉडल आप जानते होंगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आप क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जिस्टिंग फील्ड में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, कौन कौन डेमोग्राफिक्स क्या है, लोगों की एज क्या है, हाइट क्या है, जेंडर क्या है,
हाइट नहीं मतलब एज, जेंडर हो गया अपना, उनकी सैलरी कितनी है, कौन लोग एम्प्लॉयड है, कौन लोग अनएम्प्लॉयड है, उनकी जोग्राफिक लोकेशंस क्या है। सबसे पहले आप ये सब चीज़ें देखेंगे, वहाँ की एवरेज इनकम कितनी है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, और कौन कौन पास्ट में उनकी परचेज कितनी हुई है। ठीक है, उस हिसाब से आप फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा हमारी पास्ट में कार की सेल्स 2021 में 1000 थी, मान लो अभी 2000 हो गई, मतलब मेरी 100% सेल्स बढ़ गई है, ऐसा। तो फिर ऐसा मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि हाँ इस बार शायद 50% बढ़ सकती है, और पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से हम फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ब्लेंड कर दिया दोस्तों, वेलफेयर मॉडल साथ में स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल में, ताकि जो आउटकम्स थे, चार्ल्स बेबेज के अपने आउटकम्स थे और रॉबर्ट ओन्स के अपने आउटकम्स थे, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए ये मॉडल की तैयारी करी गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हेनरी रॉबिन्सन टाउन के बारे में। इन्होंने कहा कि चलो कॉम्बिनेशन कर दो इंजीनियर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के अप्रोच को। इंजीनियर्स जो है वो अपना काम करेंगे, और इकोनॉमिक्स में मतलब आप कैसे अपनी को जो कॉस्ट है उसको कम करने के बारे में, या कैसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो आप एक रूम में बैठे हो दोस्तों, ठीक है, आप रूम में बैठे हो, आप रूम की लाइट यूज़ कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप उतना ही आ रहा है, आपका एक ऑफिस है जिसमें सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो, और अब मैं उसमें और टेबल चेयर लगा दिया। ठीक है, और अब वहाँ पे और भी लोग बैठे लगे, अब एक की जगह 10 लोग बैठ रहे हैं। जो एसी आप यूटिलाइज कर रहे थे, जो लाइट्स आपके लिए जल रही थी, अब वो 10 लोगों के लिए उतनी लाइट्स में काम हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट उतना ही आएगा, सारे कॉस्ट हैं वो कांस्टेंट हो गए, और लोग भी इनफैक्ट ज़्यादा हो गए, मेरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई, साथ में जो ओवरऑल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो कम हो गया। पर यूनिट कॉस्ट इन द सेंस, जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो पर यूनिट होती है 10, और पूरे रूम में यूनिट आ रही है 10 यूनिट आ रही है, और 10 रुपये का हो गया, तो 100 यूनिट में आप सिर्फ एक जन काम कर रहा था। अब 100 यूनिट में एक जन काम कर रहा है, तो पर पर्सन कितना कॉस्ट आ रहा है, 100 रुपीज़। अब जब 10 लोग बैठे हुए हैं तो पर पर्सन कितना आएगा, 10 लोग का 100 रुपये तक रहा है, एक जन कितना हुआ, 100/10 दैट इज 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने दोस्तों इकोनॉमी को भी कम कर दिया। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज टुगेदर विथ एटलीस्ट सम पास्ट योर कंटेंट स्किल्स एज एन अकाउंटेंट इज एसेंशियल टू द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। तो आप इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ब्लेंड करके आप डेफिनेटली आप मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। दोनों ये कॉन्सेप्ट्स को आपने अचीव कर लिया। तो यही था हेनरी रॉबिन्सन की टाउन के बारे में। अब हम चलेंगे दोस्तों क्लासिकल थ्योरीज के बारे में, तो चलिए हम देखते हैं उन्हें। अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। चीज़ें जो थी अब दोस्तों, वो अब हैंड में चीज़ों से लेके अब मशीन्स पे जाने लग गई थी। कुछ चीज़ें जो पहले हम हाथ से बनाते थे, अब हम मशीन्स के यूज़ से उसको बनाने लग गए। चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, काफ़ी कुछ ऑटोमेट हो रहा था, मशीन्स आने लग गई थी, न्यू मशीन्स आने लगी थी। तो इतने बढ़ते बदलाव के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस आए। मैनेजमेंट में को भी लगा कि चलो अब हमें मशीन्स के हिसाब से अपनी जो थ्योरीज है उसको बदलना होगा। लेट 18 सेंचुरीज और 19 सेंचुरीज के स्टार्टिंग में दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म होने लगा, मशीन्स आने लगी। तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो क्लासिकल थ्योरी ने बताई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो हमें कोई भी टास्क करना है इसके अकॉर्डिंग, वो है काफ़ी एफिशिएंट वे से टास्क करना है। कल ही हमने पढ़ा था इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट। इफेक्टिव में टाइम को कम करना, एफिशिएंट में कॉस्ट को कम करना। मतलब ऐसा चीज़ करना कि हमें ओवरऑल कॉस्ट जो है, जो हमने पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करी थी इसके पहले और थ्योरी में, उसी का मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ भी काम करना है वो काफ़ी एफिशिएंट वे से करना है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ को उनके स्किल्स के हिसाब से बांटा गया। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय अगर माइनिंग या मेटलर्जिकल चीज़ों में अच्छा है तो हम उसे उस काम में रखेंगे, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो हम उसे उसमें रखेंगे, कोई ऑपरेट अच्छा कर रहा है तो हम उसे ऑपरेटर के इसमें करेंगे, कोई सप्लाई चेन में अच्छा तो हम उसे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में डाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टीज एंड स्किल्स विच ही पोजेस यू हैव टू क्लासीफाई दैम। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर्स बनने लगा।
ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की काफ़ी बातें हुई, एक के बाद एक सीक्वेंस होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, ठीक है, उसकी बातें होने लगी। फिर जो डिसीजन था वो कुछ अथॉरिटी या कोई एक सिंगल पर्सन ही लेता था, जो यूजुअली हम देखते थे। आजकल तो खैर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आ गया है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ रिलेटेड सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। बट पहले क्या होता था, पहले कुछ जो हाई पावर जो पर्सन्स होते थे, हाई पावर लीडर्स होते थे ऑर्गेनाइजेशन के, वही बस डिसीजन, उन्हीं की बातें बस चलती थी। तो बाकी अब आप एक बात बताओ, जब भी कोई सिस्टम सेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, ऑटोनॉमी हो जाती है किसी एक इंसान के हाथ में, तो डेफिनेटली एक्सप्लॉइटेशन की चांसेस बढ़ जाती है। आप तब सबके डिसीजन के बारे में आपको सबकी वैल्यू नहीं होती, आप सबसे अपनी बातें नहीं पूछते, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर देते हैं। इससे कारण जो हर्ट होते हैं, इससे कारण जो सफ़र करते हैं, जो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो आप और कोई नहीं होते हैं, वो आपके वर्कर्स और आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। इनका जो मेन गोल था वो सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन था, एम्प्लॉयज़ के बारे में इनका ज़्यादा सोच नहीं था, प्रोडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे। प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट इनका बन चुका था। तो ये जो थी आपकी क्लासिकल थ्योरी थी। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक हिरार्की बन जाती है, ठीक है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि आपके टॉप लेवल एम्प्लॉयर्स कौन है ना, जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। फिर एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएंगे, फिर बॉटम लेवल में कौन काम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी एक हिरार्की फिक्स हो चुकी थी। फिर इसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यू कैन ईजिली डिवाइड लेबर्स, ठीक है। हर एक काम के लिए सेपरेट फोर्स होती थी, सेपरेट वर्क फोर्स होता था, जो जिसकी स्किल्स के बेसिस पे आप डिवीजन आराम से कर पाते थे। इसमें क्योंकि ये जो थी ये काफ़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी और रिवॉर्ड्स थे, मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट था आपका सिंगल लीडर का, तो डिसीजन मेकिंग वो काफ़ी आसान हो जाती थी, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता होता है। जब आप खुद ही डिसाइड कर रहे होते हो तो आपको लोगों के ओपिनियंस के बारे में मैटर नहीं करता, आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो सिंगल लीडर डिसीजन मेकिंग थी यहाँ पे, ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। और डिसएडवांटेज अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स, उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो डेफिनेटली जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं होगा। आप जब भी आप अपने ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी वर्किंग इंडिविजुअल्स है, जो भी यहाँ पे मेरे वर्किंग दोस्त लोग हैं, उन लोग कभी बाई चांस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे उन्हें 10-10, 12-12 घंटे काम कराया जाता है, उन्हें बोला जाता है भाई आप करके दो, हमें इतने टाइम में करना है कि मतलब करना है। एक्सप्लॉइट, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। आप किसी के लिए, आप उसके प्रॉफिट के लिए आपको काम करना हो रहा है, आपको ज़बरदस्ती 12 से 15 घंटे स्ट्रेच करना हो रहा है, होता है आजकल। तो उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, कम हो जाती है। तो वैसे ही होता था जब प्रोडक्टिविटी आपका एंड गोल होता है ना दोस्तों, प्रोडक्टिविटी ही आपका एंड गोल है, आप जब वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, तो एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन और ह्यूमन रिलेशंस वहाँ पे ख़राब हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर प्रेशर बहुत होता है, जैसे कि आप खुद कुछ मेरे वर्किंग दोस्त महसूस किए होंगे, जब आप प्राइवेट नौकरी में होते हो मैक्सिमम टाइम्स, तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से प्रेशर बहुत आता है कि नहीं आपको इतना टाइम में काम करके देना ही है, वरना आपको जॉब से निकाल देंगे, बेंच पे बैठा देंगे, कुछ कुछ ऐसी बातें आपसे की जाती हैं। तो प्रेशर हो जाता है, तो इससे रिलेशन तो ख़राब होते हैं, साथ में आप मेंटली काफ़ी प्रेशर फील करते हो। फिर आप अपने न्यू आइडियाज़ को नहीं ला पाते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लीडर ही है जो डिसीजन ले रहा है। आपको जो उसने बोल दिया आपको वैसा काम करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने न्यू आइडियाज़ लाने के लिए काबिल नहीं हो। आप काबिल हो मतलब आप बाउंड नहीं हो, आपको बांध दिया गया है कि नहीं आपकी हम नहीं सुनेंगे, हम खुद ही करेंगे, जो भी करेंगे हमारा डिसीजन है। तो आप न्यू आइडियाज़ इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, इवोल्यूशन नहीं होता। तो ये सब जो चीज़ें थी वो थी क्लासिकल थ्योरीज़ के अंदर। अब हम देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट थे उस टाइम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के। अब जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो है फ्रेडरिक टेलर। इनके हिसाब से जो मैनेजमेंट होता है वो एक थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड होता है,
ठीक है, कल ही हमने देखा था। ऐसा चीज़ करना, कोई भी चीज़ को आपको इफेक्टिव वे से करना है, मतलब कम टाइम में करना है, ठीक है। इनके पास एक स्टॉप वॉच होती थी, जैसे आपके पास 2-3 वर्कर्स हैं, वो स्टॉप वॉच लगा देते थे कि कोई एक वर्कर है, एक ब्लॉक को उठा के वहाँ तक ले जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है। कोई वर्कर जिस ज़्यादा टाइम लेता था, कोई वर्कर कम टाइम लेता था, जो कम टाइम लेता था उसको वो ज़्यादा पे करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी वर्कर, उसको जितना पे मिल रहा है ना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मिलेगा। और वर्कर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने पे के कारण। उससे अगर इम्प्रूव करना है, अगर उससे अपना पे को बढ़ाना है, तो उससे अपने ऊपर वर्क करना होगा। तो ये जो चीज़ थी वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड आप कह सकते हो, डेफिनेटली ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड थी। आप चीज़ों को काफ़ी क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर रहे थे। तो टेलर का मेन कंसर्न वही था कि जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा साइंस बेस्ड है, वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव बेस्ड है। हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को नापने के लिए कुछ ऐसे टूल्स बनाएंगे कि उनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर पाए। क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा पे करेंगे, अगर वो कम टाइम में काम करेगा, तो वर्कर मोटिवेट हो जाएगा कि भाई नहीं, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में ध्यान देना, चाहे कुछ भी हो, हमें काम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मेन था FW टेलर का थिंकिंग। अब उसके साथ फिर आते हैं फेयोल। फेयोल ने कहा भाई ठीक है, आपने बता दिया, आपने मैनेजमेंट को क्लासीफाई करवा दिया, उनके काम के हिसाब से आपने क्लासीफाई करवा दिया, लेकिन क्या ये सही चीज़ है? क्या आप वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्या आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या आप वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे? अल्टीमेटली जो दोस्तों होता है ना, अल्टीमेटली मैनेजमेंट में ये क्लैश हमेशा से देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी और एक्सप्लॉयटेशन, ये जो टर्म है वो साथ साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग अपोज करने के लिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वर्कर के साथ उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप वेलफेयर के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। तो मैनेजमेंट में हमेशा ये चीज़ आपको हमेशा देखने मिलेगी कि एक फाइट हमेशा चलती रहेगी कि वो एक साइंस है कि वो आर्ट है। तो वैसे ही फेयर से भी कहा कि नहीं, आपने जो अप्रोच दी है प्रोडक्टिविटी के बारे में वो अच्छी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी हमें डिफाइन करना है। तो कल जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वही स्ट्रक्चर इन्होंने भी दिया कि आपको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। डायरेक्टिंग उन्होंने कहा, कमांड करना है, कोऑर्डिनेशन बैठाना है आपस में। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर एक वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर आपको कंट्रोल करना है। तो इन्होंने सारे प्रोसेस को बताया कि मैनेजमेंट इज़ अ ब्लेंड, इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 5 प्रोसेस विच वी हैव स्टडीड येस्टरडे। बट हाँ, वही प्रोसेस यहाँ पे भी मैं आपके लिए लिख के दे दिया। अब हम चलते हैं हमारे मैक्स वेबर और मेयो के बारे में पढ़ते हैं। अब जो थ्योरी आती है वो है मैक्स वेबर की। इनकी जो थ्योरी थी दोस्तों, वो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वो ज़्यादा थी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट थी इनकी थ्योरी। ये कहते थे कि भाई जो भी लेबर है आपके, उसको आप भाई डिवाइड कीजिए, उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनके एक्सपर्टीज़ के बेसिस में आप डिवीजन कीजिए उनका। एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आप एक स्ट्रक्चर तो बनाइए, हियरार्कीज तो बनाइए, ठीक है। कौन आपको टॉप मैनेजमेंट है, कौन मिडिल में, कौन बॉटम में, ये सब बनाए, उसमें कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। मतलब ये ओवरऑल कहना चाहते थे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन लेबर्स क्या क्या काम करेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर को बनाना, वो मेन काम था मैक्स वेबर का। तो ये अल्टीमेटली जो थी वो ब्यूरोक्रेसी पे बनी थी। अब जो हमारी जो फाइनल है वो है एल्टन मेयो, ठीक है। एल्टन मेयो जो थे वो आपके बिहेवियर साइंस के बारे में ज़्यादा बात करते थे। वो ये चाहते थे कि कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कर है, अगर वो हमारे साथ है तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, ठीक है। उस वर्किंग कंडीशन में वो रहेगा तो मेंटली जो बंदा है, जो या जो बंदी है, मेंटली उनको काफ़ी अच्छा लगे, उनको मन करे कि वो हाँ, हम एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हमें एक अच्छा वर्क कल्चर मिले, वर्क कल्चर हम दें उन लोग को। साइकोलॉजिकल स्टिमुलस के ऊपर ज़्यादा बातें करते थे एल्टन में। तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, वेबर्स के अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, employees in a non-personal organization should be linked with organizational responsibilities through division of labors and job specialization. Therefore, Weberian bureaucracy is required in all organizations according to Max Weber's management theory. ठीक है। फिर मेयो का देख सकते हैं आप। मेयो's management theory states that employees are motivated far more by relational factors such as attention, camaraderie,
देन बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स तो ठीक है, पर लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा मोटिवेट तब होते हैं ना जब आप उनको एक अच्छा कल्चर दो, ह्यूमैनिटी दो, ठीक है, अच्छी इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ दो, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचो, कंसर्न रहो, बिहेवियर साइंस के बारे में ज़्यादा वो थे। तो ये दोस्तों ये एक ब्रीफ था। अब हम इन सारी थ्योरीज को काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये आपको एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा। अप्रोचेस टू मैनेजमेंट था आज का, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट से कैसे कैसे हम मैनेजमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे, कैसे कैसे बहुत सारी थ्योरीज आएंगी। जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअल में थ्योरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डील करेगा। आपको मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज आएगी, फिर लीडरशिप, परसेप्शन, ये सब चीज़ें भी आएंगी आने वाले टाइम में। तो उसमें आपको थ्योरी बहुत आएगी तो थोड़ा रटना पड़ेगा, बट आपको रटने के अलावा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा ये सब थ्योरीज को समझने में, और आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो और कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो आप डेफिनेटली दीजिए, बट मैं अभी थोड़े टाइम तक ऐसे ही पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी मैंने अपने जो सामान है पढ़ाने वाले उसको मैंने कैरी नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे अब आपको थोड़ा ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मोबाइल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो इसलिए मुझे भी ऐसे ही थोड़ा अपना पढ़ाना पड़ रहा है। बट हाँ, एक हफ्ते बाद जब मैं वापस चले जाऊँगा अपने कॉलेज तो डेफिनेटली मैं वापस अपने पुराने टीचिंग पेडागोजी को फॉलो करूँगा, आपको अच्छे से लिख लिख के पढ़ाऊँगा। बट हाँ, ये सब जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसका, आप उस बेफिक्र रहिए उस बारे में। और टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसकी। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए दोस्तों। तो लोग अक्सर नोटिफिकेशन के कारण परेशान हो जा रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, अब वो कभी भी आए, बट आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, तैयारी आपको नहीं रोकनी है, क्योंकि अगर आपने तैयारी रोक दी और नोटिफिकेशन आ गया तो आपके पास 1.5 मंथ रहेंगे। और प्री के लिए आप पढ़ेंगे, फिर आपके पास मेंस और प्री के बीच में आप जानते हैं ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, हार्डली 1 मंथ होता है, हार्डली हो भी मैं कह रहा हूँ 20-25 डेज में भी एग्जाम्स हो जाती है। तो आप 20 दिन में इतना बड़ा तो कवर कर नहीं पाएंगे। तो आप धीरे धीरे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए अपने दोस्तों, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप वहाँ पे टाइप नहीं कर पाएंगे फेस टू में। आप जानते हैं कि टाइपिंग इज़ द की टू एक्सेल द फेस टू एग्जामिनेशन। तो आप समझिए, लिखिए, सब कुछ कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को प्यार बरसाते रहिए, देखते रहिए। और फाइनेंस जैसे कि था, फाइनेंस भी आपको मैं करा दूँगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम विदा देते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।